सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े भारत सहित पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। आज तो रिकॉर्ड 2239 मरीज पिछले 24 घंटों में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात निरंतर भयावह हो रहे हैं। लगातार मौतें हो रही हैं। कल ही 71 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। तो एक दिन के अंतर्गत सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा संख्या में मरीजों के आने के बाद अब जो आंकड़ा है वो ये है कि देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 37,336 के आंकड़े को पार कर गई है। बिगड़ते हालात के चलते लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कहीं भी खुश होने या जश्न मनाने जैसी कोई स्थिति नहीं दिखती है। अभी कोरोना को काबू में करने के लिए बहुत सारे उपाय करने की जरूरत है, कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सेना के विमान देश के क्वारंटीन सेंटर और कोविड अस्पतालों पर आसमान से फूल बरसाएंगे। नौसेना के युद्धपोतों पर रोशनी की जाएगी। इस तरह से सेना कोरोना वॉरियर्स के लिए अपना सम्मान जताएगी। सेना के रविवार को होने जा रहे इस आयोजन पर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर सवाल उठे हैं। अपने अपने समर्थन में तर्क है, अपने विरोध में तर्क है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, इसके समर्थन में तर्क दे रहे हैं। लेकिन हम एक विस्तृत पैनल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मौजूदा दौर में सेना के स्तर पर यह पहल कितनी सराहना योग्य है या इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। पर हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि मैं आपको सफल होने का एक निश्चित तरीका या सूत्र तो नहीं बता सकता, परंतु मैं आपको विफलता का एक सूत्र बता सकता हूं, और वो यह है कि हर समय हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। हर्बर्ट बेयर्ड स्वाप ने यह जो सूत्र कहा है, इसे मौजूदा संदर्भों में देखें तो कमोवेश कोशिशों को इसी नजरिए से देखा जा सकता है। आप हर एक को खुश करने की कोशिश करें और उसका नतीजा जिस उद्देश्य के लिए आप प्रयत्नशील हो सकता है उसमें आपको विफलता हाथ लगे। हम अपने विषय पर वापस लौट रहे हैं। इस समय देश में करीब 37,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज हैं। हर स्तर पर संसाधनों की जरूरत महसूस की जा रही है। हर स्तर पर संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन। वह वापस अपने घरों की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। संसाधनों का अभाव है। यातायात के साधन नहीं मिल रहे हैं। लोग 500, 800, 1000, 2000 किलोमीटर तक पैदल चले जा रहे हैं। सिर पे उनके गठरियां हैं, हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, पर वह चले जा रहे हैं। उनके रास्ते पर चलते जाने का यह दृश्य जब आंखों से गुजरता है तो आंखों में पानी आए बगैर नहीं रहता है। सरकारों की प्राथमिकता इन मजदूरों को सुव्यवस्थित तरीके से घर लौटाना है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना है, उनके पेट में रोटी की व्यवस्था करना है, या इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से देश को हौसला देना है। दोनों ही चीजों के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। चार खास मेहमान इस चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके अजीत जोगी जी। साथ ही हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष भी जो रह चुके हैं राजीव बिंदल जी, वह भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। और दो खास मेहमान हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जी। वेद साहब पेशे से डॉक्टर हैं। मिलिट्री की जो डॉक्टर सर्विसेज है उसके प्रमुख रह चुके हैं। वह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। और साथ साथ हमारे साथ होंगे मेजर जनरल रंजीत सिंह जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और चर्चा की शुरुआत हम सीधे अजीत जोगी जी से करने जा रहे हैं। अजीत जोगी जी महज राजनीतिज्ञ नहीं है बल्कि विचारक भी हैं। मौजूदा परिदृश्य में जनरल विपिन रावत जो ये कदम उठा रहे हैं, सेनाएं जो कल कुछ करने जा रही हैं, और देश की जो मौजूदा हालात हैं, कितना युक्ति संगत जोगी जी आप मान रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह कदम सराहनीय है, यह कदम अभिनंदनीय है, इस कदम का खुले दिल से स्वागत होना चाहिए, या आपको लगता है कि मौजूदा समय पर ध्यान किसी और जगह देना था और ध्यान किसी और जगह लाया जा रहा है? मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूं कि सेना भारत के समाज का ही अंग है, और यदि सेना इस कोरोना महामारी में लगे ऐसे लोग जो अपने
जान को हथेली पर लेकर चल रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहती है, तो उसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। ये कोई खुशी नहीं मनाई जा रही है, ये केवल ऐसे लोग जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी है कोरोना महामारी को रोकने के लिए, हमारी और आपकी स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा करने के लिए, उनका अगर हम इस तरह से सम्मान हमारी सेना कर रही है, तो सेना भी समाज का अंग है। समाज में जो कुछ हो रहा है उसे सेना भी देख रही है, और अगर सेना के लोग हमारे युद्ध वीरों को, कोरोना युद्ध वीरों को सम्मानित करना चाहते हैं, तो मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि इसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि सेना अपना समय, अपना संसाधन बर्बाद कर रही है और ऐसे दुख के समय में फूल बरसा रही है। वो दुख के समय में फूल नहीं बरसा रही है, वो केवल कोरोना के योद्धाओं का, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने सभी अन्य कार्यों को तिलांजलि दे दी है, ऐसे लोगों का सम्मान अगर सेना करना चाह रही है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती। आपके तर्क से ही बात को शुरू करता हूं जोगी जी। आपने कहा कि सेना समाज का ही अंग है। इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दौर के सबसे बड़े नेता हैं, इस पे किसी को संशय नहीं है। 22 मार्च 2020 को उन्होंने आह्वान किया था जनता कर्फ्यू का, और उसके तहत आह्वान किया था कि इस देश के जो 135 करोड़ भारतवासी हैं वो इन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में शाम 5 बजे थाली बजाएं, घंटी बजाएं, शंख बजाएं, और इस प्रकार के माध्यम से इन सबके प्रति अभिनंदन, अपना सम्मान व्यक्त करें। आपने कहा कि सेना जो है वो समाज का हिस्सा है, माना जा सकता है, और आपको भी मानना चाहिए। मुझे लगता है कि वह अभिनंदन का जो आग्रह था उसमें सेना शामिल थी। हम कर चुके। वर्तमान में करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर हैं जोगी जी, पैदल आ रहे हैं। 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। कल सेना के विमान उड़ान भरेंगे कच्छ से लेकर डिब्रूगढ़ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आसमान से उड़ते हुए वो हजारों लाखों मजदूर देखेंगे कि ये विमान उड़ान भर रहे हैं। वो उड़ान भरते हुए देखेंगे, पर जमीन से उन्हें ले जाने के लिए संसाधन सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। उनके स्तर पर कोई व्यवस्था होने से पहले इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। आप तो जननेता रहे, जनता की पीड़ा को ही व्यक्त करते आए हैं। आपके पिछले 4 दशक की राजनीति को हमने इसी दृष्टि से देखा है। दोनों में विरोधाभास है। रोशनी डालें, समाज का ही हिस्सा है। 22 मार्च को पूरा देश जब अभिनंदन कर चुका, तो क्या सेना उसमें शामिल नहीं थी जो अलग से आयोजन की जरूरत है? मैं आपसे थोड़ा सा असहमति व्यक्त करना चाहूंगा। मजदूरों के प्रति, पलायन किए गए मजदूरों के प्रति नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीचे तक सबकी सहानुभूति है, उसमें कोई कमी नहीं है। उनको लाने का प्रयास भी हो रहा है। रेलगाड़ियां चलने लगी हैं, बसें चलने लगी हैं। उनको कष्ट सहना पड़ा है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, पर मजदूरों के मामले से सेना द्वारा, विमान द्वारा हमारे कोरोना के योद्धाओं के सम्मान करने को नहीं जोड़ना चाहिए। दोनों मसले अलग अलग हैं। मजदूरों के प्रति जो भी किया जा सकता है, पहले ये कोशिश की गई कि वो जहां हैं वहीं उनको खाने पीने की, आवास की व्यवस्था की जाए, पर यह संभव नहीं हो सका। कई जगह ऐसा नहीं हो सका। फिर उसके बाद जब इतना लंबा लॉकडाउन चला, तो मजदूरों को लगने लगा कि हमको अपने घर वापस जाना चाहिए। चाहे हम जिंदा रहें या मरें, तो अपने गांव में मरें, अपने गांव में जिंदा रहें, अपने गांव हमें वापस जाना चाहिए। तो ये जो उत्कंठा हुई, उसके कारण कुछ लोग पैदल चले, कुछ लोग ट्रकों में चले, अब कुछ को बस मिल गई है, कुछ को ट्रेन मिल गई है, वो लोग आ रहे हैं। उस समस्या के बारे में आपने जो बखान किया, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। पर इसको सेना विमान से अगर इन्हीं कोरोना के योद्धाओं का सम्मान करना चाहती है,
तो दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। दोनों को एक साथ जोड़कर हमको नहीं देखना चाहिए। सेना अगर सम्मान कर रही है तो उसे उसी दृष्टि से देखिए, देखना मेरा आपसे चाहिए। सवाल है कि आपने जो कहा कि सेना समाज का ही हिस्सा है, इस समाज ने, इस देश के 135 करोड़ नागरिकों ने, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी का दावा है कि 135 करोड़ नागरिकों ने एक राय होकर अभिनंदन किया 22 मार्च को, सेना उसका हिस्सा थी, समाज का ही हिस्सा है आपने कहा, तो फिर अलग से आयोजन की जरूरत क्या? देखिए, जो आयोजन या जो अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर हुआ, थालियों को बजाया गया, दूसरी बार रोशनी की गई, मोमबत्ती जलाई गई, दिए जलाए गए, ये सब आह्वान सामान्य लोगों के लिए था। पर सेना समाज का अंग होने के कारण ये प्रदर्शित करना चाहती है कि हम समाज के ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो अपनी जान हाथ में, हथेली में रखकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो मैं दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखता हूं, दोनों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं समझता। पहली बार है जब मुझे अपने प्रश्न का जोगी जी से उत्तर नहीं मिल रहा है। जोगी जी उत्तर ना दे सके ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन आज आप जो कह रहे हैं और उसी के साथ जुड़ा हुआ मेरे सवाल का उत्तर अनुत्तरित रह रहा है। मैं आपके पास दोबारा रुख करूंगा जोगी जी, हो सकता है उस समय आपके पास कोई दलील हो, लेकिन मेरे साथ में मेजर रंजीत सिंह जी हैं। रंजीत सिंह जी इस फौज से जुड़े हुए हैं। रंजीत सिंह जी का नजरिया क्या है इसके संदर्भ में, मैं उनसे यह समझना चाहता हूं। रंजीत जी, जोगी जी की बात को आपने सुना, देश के प्रधानमंत्री की बात आप सुनते ही हैं, गृह मंत्री जी ने इस फैसले की सराहना की, अमित शाह जी ने आज। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या वर्तमान में इस समय देश की जरूरत अभिनंदन की है, फूल बरसाने की है? सेना अपनी भूमिका दिखाना चाहती थी, सेना इस लड़ाई में साथ रहना चाहती थी। बेहतर होता जितने विमान कल फूल बरसाने के लिए उड़ने वाले हैं, अगर वो हेलीकॉप्टर, वो विमान उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए जाते, तो शायद इस देश के लिए सार्थक योगदान होता, बजाय इसके फूल बरसाने, बैंड बजाने में सेना कल अपना समय लगाने वाली है। क्या सोचते हैं, आपका नजरिया क्या है बतौर फौजी? आपका नजरिया जानना चाहता हूं। इनकी आवाज नहीं आ रही, रंजीत सिंह, और मेरी आवाज यही है। रंजीत सिंह जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपने पीसीआर टीम को कहूंगा कि वह उन्हें से हमारा संपर्क कराने की कोशिश करें। लेकिन हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल वेद साहब हैं, वेद चतुर्वेदी जी। वेद चतुर्वेदी जी ने तो स्वयं बतौर चिकित्सक भी अपनी सेवाएं दी हैं और इन सारे नजरियों से वह चर्चा में हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। जनरल साहब, आपका नजरिया? देखिए हिमांशु जी, जी ये देश का सौभाग्य, जी आर्मी कभी आगे बढ़ के ऐसे नहीं आती। जी जब आर्मी जनरली के देश आर्मी को बार बार सम्मान, बहुत मुश्किल घड़ी है जी ये, बहुत अनयूजुअल घड़ी है, घड़ी बार बार आई नहीं। जी इसमें आर्म फोर्सेस ने ये रियलाइज किया, इसीलिए जनरल रावत ने निर्णय लिया कि ये घड़ी में जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारी पुलिस है, और जो बहुत सारे और लोग हैं जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का एक एस्केलेशन लैडर है। ऐसा नहीं होता जैसे कोई कहे ना कि साहब इस देश में तो रोटी खाने को नहीं है, तो हम लोग फिर ना वो रिसर्च क्यों कर रहे हैं, अपने अपने मेडिकल रिसर्च क्यों कर रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। देखिए, यदि मजदूरों की समस्या है तो वो गवर्नमेंट उसको जरूर सॉल्व करेगी, ऐसी बात नहीं है, और करा भी। और याद रखिए, गवर्नमेंट भी कई एक्सपर्ट्स की राय पे चलती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय जो गवर्नमेंट ने लिए थे कि उस समय मजदूरों को नहीं भेजना है कहीं, ये निर्णय कोई गवर्नमेंट का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय नहीं था, ये एक मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी निर्णय था। मैं आर्मी में था पहले, मैं डायरेक्टर जनरल था आर्मी में, मेडिकल का हेड था, जी तो मुझे ये मालूम है कि निर्णय गवर्नमेंट ने अपने आप नहीं लिए हैं। ये शुरू में मजदूरों को रोका गया था
उसका एक बहुत बड़ा कारण था, उस समय हमें ये डर था, उस समय हमें ये मालूम नहीं था कि कितना स्प्रेड होगा, कितना स्प्रेड नहीं होगा। अब हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है। याद रखिए, इटली के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बेचारे रोने लगे। उन्होंने सरेंडर कर दिया। जी उन्होंने बोला कि अब तो सिर्फ एक डिवाइन ताकत ही हमें रोक सकती है। जी तो हमारे यहाँ जब सब चीजें फेल होने लगती हैं तो आर्मी आती है, और यदि आर्मी खुद किसी का सम्मान कर रही है तो एक बहुत खुशी की बात होनी चाहिए और एक बहुत गर्व का विषय होना चाहिए। तो आर्मी तैयार है, आर्मी बैठी नहीं हुई है। यदि आर्मी काम नहीं कर रही है, कोई कहे ना भाई आर्मी क्या कर रही है, देखिए सबसे पहले वुहान वुहान में ये बात है, जनवरी की बात है। देखिए जी उस समय आर्मी वुहान में जाके, वुहान में कोई नहीं जाना चाहता था, इवन सिविल एयरलाइन भी कोई नहीं जाना चाहती थी। जी हमारा स्टाफ, हमारा खुद का मेडिकल स्टाफ गया था, मुझे मालूम है एयरफोर्स का, इसलिए मुझे मालूम है जी कि हमने वुहान, इटली, मलेशिया, ईरान, वहां से एविक्यूएट करके हम लाए। हमने एक क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई। उस समय ये इतना इतना हंगामा शुरू नहीं हुआ था, बट हमको मालूम था आर्मी को। देखिए आर्मी की सबसे बड़ी चीज क्या है, कि आर्मी की सबसे बड़ी चीज है कि वी हैव ए फैंटास्टिक टीम। बहुत बड़ी टीम है, टारगेट अप्रोच है, टुगेदरनेस है, हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। ये नहीं है कि हम आर्मी बैठी हुई है, हम सिर्फ जाके सिर्फ फूल बरसा रहे हैं, या कल के दिन ये एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय है कि हम वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने लोगों को। हमारे अलावा भी, आर्मी के अलावा भी इस देश में लोग काम कर रहे हैं, उनका सम्मान यदि किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ी वैसा घटना मेरा होनी आपसे चाहिए। सवाल है, जब देश के प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को यह आह्वान किया था पूरे देशवासियों से कि ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की शक्ल में है, चाहे मेरा पैरामेडिकल स्टाफ की शक्ल में है, चाहे पुलिस फोर्सेस के संदर्भ में, इनका शाम को 5 बजे ताली बजा के, थाली बजा के, घंटी बजा के, शंख बजा के सम्मान कीजिएगा। क्या आप लोग उसका हिस्सा नहीं थे? क्या उस मौके पर आपने अपने आप को उससे वंचित रखा हुआ था? एक सवाल मेरा ये। दूसरा जानने का विषय यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 37,000 पर पहुंच चुके, 1200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। क्या ऐसे समय पर सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है या इस प्रकार का इवेंट करने की जरूरत है? इस पर बहस है। क्या नजरिया आपका है? कोई ना कोई तो कारण होगा जिसके अर्थ आप कर रहे हैं। लोगों का यह आरोप रहता है नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, उनके विरोधियों का, कि वह हमेशा इवेंट के संदर्भ में समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि एक इवेंट कर दो, समस्या गौण हो जाएगी, इवेंट में आदमी उलझ जाएगा। सवाल इस बात का, क्या आर्मी भी उसका हिस्सा बन रही? देखिए क्या है कि देश बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा है। जी आप बड़े शहरों की हालत देखिए। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, कई लोग बॉम्बे में रहते हैं। पूरा देश लॉक है। जी हम लोग अंदर ऐसा जारी करना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा इंस्पिरेशन सब लोगों के लिए होता है, जी उसके द्वारा होता है। तो एक बहुत ही बड़े सम्मान का विषय होना चाहिए। जी ऐसा नहीं है कि आर्मी और काम के लिए तैयार नहीं है। जी आर्मी का तो उपयोग इसी देश में नहीं, जी हर देश में तब किया जाता है। अब जैसे आपके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, उनका उपयोग जब उनसे वो कहेंगे सब में हाथ खड़ा कर देते हैं, तब आर्मी तैयार है। हमेशा मीटिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, हर चीज तैयार है हमारे पास। हॉस्पिटल्स तैयार हैं, हमारे पास पूरा महकमा तैयार है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो। कल के दिन जब एसेंशियल सर्विस फेल होती हैं, मैं आपको बताता हूँ इंग्लैंड में क्या हुआ जी कि आपके पास बहुत सारी किट्स थी और देने वाले कोई नहीं थे। तो जी इंग्लैंड में किसका किया गया? आर्म फोर्सेस का, कि भाई ये जो किट्स हैं, ये पर्सनल प्रोटेक्शन गियर्स हैं, ये आर्मी जाके देगी। जी तो ये निर्णय तो गवर्नमेंट को करना है। आर्मी पूरी तरह से सक्षम भी है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि इसी फील्ड में नहीं, आप किसी फील्ड में देख लीजिए, पहले भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े, चाहे वो कश्मीर का फ्लड हो, चाहे नेपाल का तूफान हो, जनरल हमने साहब, हमेशा काम किया। मेरा सवाल सेना की सक्षमता को लेकर तो है ही नहीं।
मेरा सवाल है बहुत स्पेसिफिक, फिर मैं राजीव बिंदल जी के पास में चलूंगा। मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल है कि इस समय पर इस आयोजन की सार्थकता क्या है? क्या ऐसी उपलब्धि है हमारे पास में जिसके अंतर्गत हमने सोचा कि एक अभिनंदन समारोह किया जाए, सारे हवाई जहाजों को इसके नाम पर उड़ाया जाए, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाए, फूलों की वर्षा की जाए, बैंड बजवाए जाए? आपसे समझना चाहता हूं कि इस समय देश में ऐसी क्या उपलब्धि आई कि सेना को लगा कि हमें इस भूमिका में दिखना चाहिए। अगर भूमिका दिखना थी तो इस दिशा में सरकार को प्रस्ताव देते अगर सेना के प्रमुख कि ये तमाम मजदूर जो सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, इनको पहुंचाने में हम अपने संसाधन उपलब्ध कराते हैं और पहुंचा देते हैं, जनता को लगता कि एक सार्थक भूमिका है। ये आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर इस आयोजन से उन तमाम लोगों के लिए क्या संदेश सेना दे रही है जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। जी जनरल साहब। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल जनरल साहब, आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, है ना, ये देखिए, ये निर्णय गवर्नमेंट को लेना है। ये जी। निर्णय ये गवर्नमेंट को लेना है कि यदि हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, और जी। गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, अल्टीमेटली जी। गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया आफ्टर ए लॉन्ग ऑब्जर्वेशन जी। कि उनको किस तरह भेजना है। जी। तो उससे इसको जोड़ के मत देखिए, जैसे जोगी साहब ने बोला कि उस चीज को हाँ, ये हम सबको दुख है कि क्या ये सवाल हर जगह पूछा जाता है कि भाई ये पहले क्यों नहीं किया जा सकता था, ये पहले क्यों नहीं किया सकता। उसका निर्णय गवर्नमेंट और मेडिकल साइंटिस्ट इसका आपको जवाब देंगे। इसका जवाब सिर्फ यही है कि उस समय हमें नहीं मालूम था कि ये कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियल होगा। ये एक देखिए, हम लोग लकी हैं। आप उस देश के बारे में सोचिए, अमेरिका के बारे में, जो कि जहां डेथ 2 से 3 हजार पर डे इतने दिनों से हो रही है, इतने बड़े मुल्क का, जिसके पास क्या नहीं है। जी। हमें भी नहीं मालूम शुरू में क्या होगा, जी। मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी नहीं मालूम था। जी। हर अपना अपना, जितने जो डॉक्टर्स थे, हम जी। लोगों से पूछा जाता था टीवी प्रोग्राम में कि जी। साहब कितनी डेथ होंगी, जी। अलग अलग आंकड़े होते हैं। जी। उस समय हमें ये डर था कि ये मजदूर लोग यदि जाएंगे तो आज देखिए चाइना में क्या हुआ। हम सिर्फ वुहान में हमारा केंद्रित है, मगर वुहान में ही उन लोगों ने उसको कन्फाइन कर पाया बिकॉज ऑफ दी गुड डिसीजन। जी। ऐसे ही हमारा ये डिसीजन, जिसे प्रधानमंत्री खुद उसमें बोलते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा, जी। देखिए क्या वर्ड यूज किया है। लक्ष्मण रेखा का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक उन्होंने उस समय बोला कि भाई सब लोग घर में रहें। उससे हमें भी ये दुख हुआ, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे आप पूछ रहे हैं हम भी पूछते हैं, यार ये बेचारे मजदूर लोग जा रहे हैं, गठरी लगे जा रहे हैं, 100 किलोमीटर जा रहे हैं, 200 किलोमीटर जा रहे हैं। हाँ, क्या इसका और हम डिले कर सकते थे? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है कि 5-7 दिन चर्चा होती कि सब बंद किया जाए कि नहीं बंद किया जाए, बंद किया जाए कि नहीं बंद किया जाए। जी। मैं कहता हूं उससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होता। उसका जो फायदा हो रहा है उस मेडिकल एडवाइस का, जिस तरह कहते हैं ना कि अब एयर स्ट्राइक आज के दिन 4 बजे हो जानी चाहिए, जी। बस ऐसे ही मोदी जी ने काम किया कि लॉकडाउन को लेकर मैं आपके पास में फिर आऊंगा जनरल साहब, इस पर भी मेरे पास आपसे पूछने के लिए सवाल है, लेकिन मैं राजीव बिंदल साहब के पास चल रहा हूं। राजीव बिंदल साहब बड़े कुशल राजनीतिज्ञ हैं, अपनी बात बड़े ही दमदार तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। बिंदल साहब, मेरे जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों को ही आपसे आगे बढ़ाता हूं और आपसे समझना चाहता हूं। पहले तो यह कि क्या आपको यह फैसला सेना का दिखता है या सरकार का दिखता है जो इतने बड़े स्तर पर आयोजन है? क्योंकि सेना ने इस तरीके के फैसले पहले कभी करके दिखाए नहीं कि अब पूरे देश में इस तरीके से करेंगे, इसलिए इसके पीछे तमाम लोग सेना के इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा को देख रहे हैं। आप थोड़ा रोशनी डालें कि यह सरकार का फैसला है या सेना का अपना फैसला है? डॉक्टर हिमांशु जी, आपको नमस्कार। जी सर, सादा प्रणाम। और आपने ये जो चर्चा शुरू की, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। जी। आज दुनिया कोविड से लड़ रही है। जी। अब कहते तो हैं कि दुनिया लड़ रही है, परंतु लड़ कौन रहा है? लड़ तो डॉक्टर रहे हैं जी। लड़ तो पैरामेडिकल रहे हैं जी। लड़ तो सफाई कर्मचारी रहे हैं जी। लड़ तो पुलिस वाले रहे हैं जी। या मीडिया वाले लड़ रहे हैं। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि दुनिया लड़ रही है, भारत लड़ रहा है,
और फ्रंट के ऊपर कौन लड़ रहा है। जी मैं एक घटना आपको स्मरण कराता हूं। जी 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जी और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। हमारे दो मिलिट्री के सबसे बड़े ऑफिसर यहाँ बैठे हैं। जी उस समय हमारे पास मिलिट्री के पास साधन नहीं थे जी और हमारे पास खाने के लिए अनाज की भी कमी थी। जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। जी और पूरा देश टूट पड़ा था। मैं बहुत छोटा था और पूरा देश टूट पड़ा था जवानों के लिए और किसानों के लिए। जी और हमने वो जंग जीती थी। लड़ कौन रहा था? हमारे फौजी लड़ रहे थे। जी लड़ कौन रहा था? किसान लड़ रहे थे। जी और पूरे देश ने उनके साथ खड़े होकर के हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री जी ने कंट्रोल किया और देश जीत गया। जी इसी तरह से आज भारत लड़ रहा है, तो मतलब ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं ये लड़ रहे हैं। जी आपने सवाल किया, हमने ताली बजा दी, थाली बजा दी, सब कुछ कर दिया, अब क्या जरूरत है? साहब एक दिन दवाई दे दी, दूसरे दिन क्या जरूरत है? एक दिन सैनिटाइजेशन कर दी, दूसरे दिन क्या जरूरत है? जी। एक दिन लॉकडाउन में पुलिस ने नाका लगा दिया, दूसरे दिन क्या जरूरत है? जी मैं ये कह रहा हूं, एक डॉक्टर तिल तिल मरता है। हर समय वो अपने आप को खतरे के अंदर खड़ा करके और उस मरीज के लिए अपने आप को होम कर देता है। कितने डॉक्टर्स अपने प्राण न्यौछावर कर चुके, कितने पुलिस वाले पॉजिटिव आ गए जो प्राण न्यौछावर कर चुके। हमारा जो लक्ष्य है उसको देखना चाहिए। लक्ष्य है डॉक्टर्स खड़े रहे, सफाई कर्मी खड़े रहे, पुलिस फोर्सेस खड़ी रहे, समाज का मनोबल खड़ा रहे। समाज का मनोबल रहेगा, डॉक्टरों का मनोबल रहेगा तो हम जीत जाएंगे। सवाल मनोबल का है। जी मजदूरों का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग उनकी चिंता कर रहे हैं। काश मजदूर उसी दिन अपने घरों से निकल गए होते। तो भाई साहब इटली में तो 25,000 का देहांत हुआ है, यहाँ तो 2.5 लाख पर आंकड़ा अभी तक रुकता हुआ दिखाई ना देता। जी और ये हम नहीं कह रहे हैं, जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, यूएनओ कह रहा है, दुनिया के देश कह रहे हैं। और जो सच्चाई है उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपने सवाल पूछा कि निर्णय सरकार का है या सेना का है। हम तो एक बात जानते हैं, निर्णय बहुत अच्छा है, वो सरकार ने किया, सेना ने किया, वो हमारे राजनाथ सिंह जी ने किया, नरेंद्र भाई मोदी ने किया, या फिर हमारे और जनरल विपिन रावत ने किया। ये फैसला बहुत अच्छा है और काबिले तारीफ है। फैसला बहुत अच्छा है। आपने कहा कि एक बार दवाई दे दी तो फिर अगले दिन दवाई ना दी जाए। जोगी जी ने यह कहा था, आपने उनकी बात को सुना होगा कि सेना भी समाज का हिस्सा है। अगर दोबारा नौबत थी, पूरे देश को एक बार फिर आह्वान कर देते, पूरा देश ही अभिनंदन कर देता साहब। सवाल इस बात का है, आपने मजदूरों के संदर्भ में हवाला दिया, अगर उस समय उन्हें वहां नहीं रोका जाता तो शायद 2.5 लाख से भी आंकड़ा बढ़ जाता। अभी तो मजदूरों को भेजा जा रहा है, मजदूरों को छूट दी जा रही है। पर यह दृश्य, आप तो जननेता हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मजदूर किस तरीके से, किस विभीषिका से गुजर रहे हैं। साधन नहीं मिल रहे हैं उन्हें पहुंचने के लिए, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। दूसरा आपसे सवाल यह है मेरा, राजीव जी, कि इस समय पाई पाई बचाने की बात कही जा रही है। सरकार ने फैसला लिया 1.5 साल के लिए डीए पे रोक लगा दी, वृद्धि पे। सरकार ने फैसला लिया पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन 14% दिया जाता था उसे 10% कर दिया। सहयोग करने की नौबत यह है कि छोटे छोटे बच्चे कलेक्टर कार्यालय में जाके अपनी गुल्लक जमा करा के आ रहे हैं, उसमें जो पैसे बचाए हुए हैं। आशय ये एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, सबको अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करना है, साधनों को एक लंबी लड़ाई के लिए बचाना है। हम एक एक रुपया भी सरकार को सौंप दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। और आप इस जलसे के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक हवाई जहाज उड़ाएंगे, हर जिले के अंतर्गत हेलीकॉप्टर उड़ा के पुष्प वर्षा करेंगे। इतने बड़े पैमाने पर आप खर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर जो कर्मचारी आप जिनके अभिनंदन की बात कर रहे हैं, उनके संदर्भ में फैसला क्या लिया है आपकी सरकार ने केंद्र में?
फैसला यह लिया है कि उनका डीए रोक दिया, फैसला यह लिया है कि उनका जो पेंशन स्कीम के अंदर का कंट्रीब्यूशन होता है उसे आपने काट दिया। एक तरफ आप कटौती कर रहे हैं उनके हक के संदर्भ में, उनकी मेहनत के संदर्भ में, और दूसरी तरफ में एक फूले डलवा के कह रहे हैं कि हम उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। विरोधाभास है। रोशनी डालेंगे बिंदल जी? डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़े और नामानिगार हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जी। 1970 में फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, दो बड़े जनरल, बड़े बड़े और सेना नायक हमारे सामने बैठे जी। 90,000 सैनिक बांग्लादेश के थे, जी। साजो सामान के साथ थे, जी। परंतु हमारी सेना ने उनको और सरेंडर करा दिया। जी। क्यों करा दिया? मैंने वो किताबें पढ़ी हैं, और केवल उनका मनोबल टूट गया था, इसलिए वो लोग सरेंडर कर गए। अगर वो लड़ाई लड़ते तो शायद 1 साल तक भारत की सेना उनके ऊपर काबू नहीं पा सकती थी। जी। और ये सवाल जो आज देश का है, ये मनोबल का सवाल है। ये सवाल इस बात का नहीं है कि मॉनिटरीली आप किसी को क्या देते हैं। आप दीजिए ना 10 लाख रुपए किसी डॉक्टर को और बोलिए कि कोविड वाले की सेवा करिए। मैं गारंटी से कहता हूं, आया मैं डॉक्टर जी। आप दीजिए 10 लाख रुपए, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं और प्रेरणा से ग्रस्त हूं तो मैं अपने घर से पैसा भी दूंगा और सेवा भी करूंगा। ये विषय यहां पर है। आज उन गरीबों की जीवन की रक्षा का भी सवाल है। अब बताइए, अगर कोविड आएगा तो वो गरीब के पास भी आएगा, अमीर के पास भी आएगा। जी। वो ये तो नहीं पूछेगा कि मजदूर को आया या नहीं आया। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का जो मनोबल है। जी। अब बताइए, अमेरिका के अंदर हर स्टेट के अंदर लोग तख्तियां लेकर के खड़े हैं, लॉकडाउन हटा दो, लॉकडाउन हटा दो। जी। भारत के अंदर किसी ने खड़े होकर के बोला कि लॉकडाउन हटा दो? जी। किसी ने नहीं बोला, क्योंकि भारत की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और वो हर समय आने वाली जो स्थितियां हैं उसका सामना करने के लिए जनता को भी और अपने आप को भी पूरी तरह से सज्ज रखता है, तैयार रखता है। और अभी हम जिस स्थितियों से गुजर रहे हैं, आपने कहा हर रोज लोग मर रहे हैं, जरा कंपैरिजन करके देखिए, इटली से कंपेयर करिए, अमेरिका से कंपेयर करिए, इंग्लैंड से कंपेयर करिए, आप जरा फ्रांस से कंपेयर करिए, और जरा तुलना करके देखिए। दुनिया के 3 देशों को छोड़ दीजिए, जापान को छोड़ दीजिए और एक आध को और छोड़ दीजिए, भारत प्रभु की कृपा से बेहतर स्थिति के अंदर दिखाई देता है। और जो बात हमारे जनरल साहब ने कही है कि टाइमली एक्शन टेकन, वो उसके कारण हुआ है। और जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनकी 100% व्यवस्था की चिंता की है। सबसे ज्यादा तिजोरियां अगर जो सरकार ने खोली है तो उनके लिए खोली है। भाई साहब, जो हमारा किसान है उसके लिए राशि उसके अकाउंट में जा रही है, जो मजदूर है उसकी राशि उसके अकाउंट में जा रही है, उसके लिए सस्ता राशन, उसके लिए जो चावल है वो उसको मिल रहे हैं। मेरा ये कहना है, कष्ट है, कठिनाइयां हैं, पर उन कठिनाइयों से पार पाने के लिए हमको मनोबल की आवश्यकता है। अब कोई बीमार हो जाएगा, उस बीमार को अटेंड करने के लिए कौन जाएगा? डॉक्टर जाएगा। मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते। और उस डॉक्टर की हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं इसलिए कहता हूं, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरी बेटी भी डॉक्टर है और दामाद भी डॉक्टर है। चारों फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं और मेरे पोते पोती मेरे पास हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं और बच्चे पहली बार मेरे पास आए हैं, क्योंकि उनको खतरे में वो हैं और वो खतरों का है, और वो खतरों में कहना है कि वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। जी। मैं एक बार फिर जोगी जी की ओर रुख करता हूं। जोगी जी इस फैसले के साथ में है जो सेना का फैसला है। मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। जोगी जी, सेना के कदम की आप सराहना कर रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि सेना की भूमिका यहीं सीमित हो जानी चाहिए? एक बड़ी चुनौती है मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की, जो तमाम जगहों पर फंसे हुए हैं। विरोधाभास चल रहे हैं, राज्य और केंद्र के बीच में द्वंद्व है।
इसके संदर्भ में, रेल के संदर्भ में पैसे मांगे जा रहे हैं, संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकार बता रही है हमारे पास इतनी बसेस नहीं है, हमारे पास इतनी दूरी से लाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि सेना जब इस तरीके की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, हौसला बढ़ाने के लिए, तो जमीनी स्तर पर मदद करने के संदर्भ में उसके संसाधनों का उपयोग करने की इस समय जरूरत है। बड़ी संख्या में सेना के पास संसाधन है, यातायात के साधन है। क्या यह कोशिश नहीं होनी चाहिए इस समय पर कि उन संसाधनों का उपयोग करके लोगों को जल्द से जल्द उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए? बात से सहमत हैं कि सेना ने ये जो कदम उठाया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या सेना को मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए नहीं लगाया जा सकता था? हो सकता है अगर उनको लगाते तो मजदूरों को इतनी कठिनाई नहीं होती। पर सेना का उपयोग कब और कहां करना, किस परिस्थिति पर आकर करना, ये निर्णय न मैं लूंगा न आप ले लेंगे। ये निर्णय जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, मेरी पार्टी के नहीं है, पर चाहे जिस पार्टी के हों, हम सब उनके नेतृत्व में पूरा भारत एक होकर उनके निर्णयों के अनुसार कंधे से कंधा मिलकर चलने को तैयार हैं। उन्होंने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया कि सेना को प्रत्यक्ष रूप से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या उससे संबंधित अप्रत्यक्ष कामों के लिए लगाया जाए। संभवतः वो स्टेज अभी नहीं आई है जब सेना की मदद इन कामों के लिए ली जाए। जिस समय नरेंद्र मोदी जी को लगेगा कि अब सेना को हम अब स्थिति सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से बाहर निकल गई है, तब वे सेना का उपयोग इस काम में करेंगे। अभी तो सेना का उपयोग करने की स्थिति मुझे भी लगता है, मैं नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय से सहमत हूं कि अभी भारत में वो स्थिति नहीं आई है कि हम सेना को इस काम में झोंक दें। सेना को जब झोंकने की स्थिति भगवान करे ना आए, भगवान यही करे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही हम कोरोना की लड़ाई जीत जाएं। इसीलिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से मजदूरों को अब उनके घर तक लाया जा रहा। पहले उनको रोका गया था, उसके पीछे भी कारण था, जो जैसा अभी पहले हमारे पैनलिस्ट साथी ने बताया कि उस समय रोकना आवश्यक था। उस समय मेडिकल की एक्सपर्ट्स की और दूसरे एक्सपर्ट्स की ये एडवाइस थी कि इस समय हम आवागमन या परिवहन नहीं चालू कर सकते, क्योंकि हमें ये अनुमान लगाना उस समय कठिन था कि कोरोना कितना बड़ा स्वरूप लेकर हमारे सामने आएगा। अब जब दो बार हम लॉकडाउन कर चुके, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्रियों को, सबको ये लगा कि अब वो स्टेज आ गई है कि हमको मजदूरों को वापस लाना चाहिए। इसलिए अब मजदूरों को वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है, सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक मत होके अब सारे काम अब द्वितीय प्राथमिकता के हो गए हैं, तृतीय प्राथमिकता के हो गए हैं। पहली प्राथमिकता मजदूरों को लाने के लिए लगी हुई है। मैं देख रहा हूं आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिन भर इसी के लिए मीटिंग चलती रही है। अधिकारियों से आप आज संपर्क करना चाहते थे तो संपर्क नहीं हो सका। यही इंतजाम कर रहे हैं कि किसकी कितनी बसें लेंगे, कहां भेजेंगे और कैसे क्या करेंगे, कहां हमको प्रधानमंत्री जी के मदद से रेल की मदद मिल सकती है, नॉन स्टॉप पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चलाई जा सकती है। ये सब प्रबंध सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। सेना को इसमें झोंकने की स्थिति अभी भारत में सौभाग्य से नहीं आई है, इसलिए सेना को इस काम में नहीं लगाया गया है। सेना को इस काम में भगवान न करे कभी लगाना पड़े, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ही इस समस्या को कंट्रोल कर ले, नियंत्रण में कर ले, ऐसा मैं और आप सब और हम सब चाहते हैं। इसीलिए सेना को इस काम में नहीं लगाया गया। मैं सहमत हूं आपसे कि अगर सेना को लगाया जाता
तो ज्यादा आसानी से और बहुत जल्दी से उनके संसाधनों का उपयोग करके हम मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते थे। पर यह स्टेज सेना को इस उपयोग के लिए नहीं आई है और इसीलिए सेना केवल, जैसा हम सब कह रहे हैं, हम तीनों पैनलिस्ट का आपने मत सुना है, ये इन हमारे फ्रंट के जो वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, उनका सम्मान करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, आखिर वो भी मनुष्य है, उसको भी लगेगा कि मैं अपनी जान हथेली पर लगाए हुआ हूं, परिवार को छोड़ दिया है मैंने। ज्यादातर डॉक्टरों ने अपने परिवार को अलग रख दिया है, नर्सों ने अपने परिवार को अलग रख दिया है, जहां तक कि पुलिस के अधिकारियों ने अपने परिवार को अलग भेज दिया है। तो इतना बड़ा वो त्याग कर रहे हैं, अगर सेना फूल बरसा के उनका मनोबल बढ़ा देती है, उनका स्वागत कर देती है, तो इसमें हमको आपत्ति क्यों होनी चाहिए। सेना का उपयोग जब कोरोना से लड़ने के लिए करने की जरूरत होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व जो देश में है, हमारा नेतृत्व जो विभिन्न प्रदेशों में है, वो समय पर इसका निर्णय करेगा कि अब सेना का उपयोग इसके लिए करना चाहिए। ये स्टेज मैं भी समझता हूं ऐसी नहीं आई है कि इस समय हमको सेना का उपयोग करना चाहिए। तो सेना के उपयोग करने की हिमायत अजीत जोगी जी नहीं करते हैं, लेकिन वेद जी की जिस बात का वो समर्थन कर रहे हैं, वो प्रश्न मैंने अनुत्तरित छोड़ दिया था पिछले चरण में। मैं वेद जी के पास वापस आता हूं जनरल साहब, और आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि उस समय जरूरत थी लॉकडाउन के अंतर्गत लोग वहीं पर रहें। जिस समय लॉकडाउन घोषित किया गया था 300 के करीब केस थे, लॉकडाउन रहा, बहुत सफल रहा, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, हर स्तर पर इसकी सराहना हो रही है। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ है, देश में तकरीबन 37,000 केस हो चुके हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप पेशे से चिकित्सक भी हैं, साथ साथ मिलिट्री के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, कि जिस समय 300 केस थे उस समय पे लॉकडाउन बहुत जरूरी था। जो मजदूर थे उनका अपनी जगह पे बने रहना जरूरी था, कहीं कोई आए जाए नहीं, ये बेहद जरूरी था। ये जब 300 केस थे तब था। अब जब 37,000 केस हो गए हैं तो लोगों को इधर उधर जाना चाहिए। ऐसा क्या बदल गया जिसके तहत अब सरकार को लग रहा है कि लोग आए जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकारों को भी राज्य स्तर में बोल दिया गया कि आप अपने अपने मजदूरों को, जो लोग फंस गए उनको अपने अपने राज्यों में उठाकर ले जाएं। समझना चाहता हूं कि 1.5 महीने तक लोगों को जो जहां है वहीं रहे, ये नारा क्यों बदल गया? चिकित्सक की दृष्टि से ऐसी क्या बदलाव आया है कि अब जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, एक मॉडल हमारे पास, हम लोग बहुत लकी हैं इस देश में। पहले तो मैं एक आपके जो हम तीनों लोगों ने ही बोला है, जो मनोबल की बात की और जो राजीव जी ने बोला मनोबल के लिए, मुझे बहुत मतलब वो मुझे बांग्लादेश की लड़ाई याद है कि यदि मनोबल गिराया भी जा सकता है और उठाया भी जा सकता है। ये देखिए, मैं इस समय गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में काम करता हूँ, और यदि मुझे पता चल जाए कि मेरे सब लोग बीमार पड़ गए और मेरा मनोबल गिर जाए, तो इसीलिए ये पैसे से नहीं हो रहा है ना। युद्ध भी जो होता है वो भी पैसे से नहीं होता है। एक मनोबल को ऊपर लाना बहुत जरूरी है। तो जो चर्चा आपने शुरू की थी कि ये आर्मी ने क्यों निर्णय लिया था, उसका आंसर हम लोगों ने सबने दे दिया है। और ये मनोबल तरह तरह से हो सकता है, फूल बरसा के हो सकता है, गाना गाने से हो सकता है, और जब आर्मी करती है तो और भी अच्छा लगता है। देखिए, मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरे पीठ पीछे कोई थपथपा के बोले कि यार वेल डन, वेरी नाइस, क्योंकि एक बहुत बड़ी, यही तो साइकोथेरेपी है। और इस समय जब लॉकडाउन की स्थिति है तो डॉक्टरों की मन स्थिति आप समझ सकते हैं, पुलिस की मन स्थिति समझ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि पुलिस वाला यूनिफॉर्म में बैठा हुआ तो बहुत खुश है, उसको भी उतना ही डर है। उसको मालूम है मेरा साथी मर चुका है। इंदौर में एक पुलिस वाले की डेथ हुई, कई और डॉक्टर्स की डेथ हुई इसी कंट्री में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 से ज्यादा और भी ज्यादा और 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं डॉक्टर्स। तो हमें ये मालूम है कि इसमें मौत का खतरा है। ये जिस चीज में ये पता चल जाए कि मौत का खतरा है, उससे लड़ने के लिए सिर्फ मनोबल चाहिए। फिर आपको मालूम है कि उस कमरे में शेर है और मेरे पास मैं निहत्था हूं, तो फिर आपको सिर्फ मनोबल की जरूरत है। और मनोबल बढ़ाने के लिए जो जो साधन हम लोग कर सकते हैं, जिससे जो बन सकता है वो जरूर करना चाहिए। अब आपका जो प्रश्न, जो टेक्निकल क्वेश्चन है कि भाई क्या बदल गया है, जो देखिए हम लोग लकी हैं
कि हमारे पास एक मॉडल ऑलरेडी था, चाइना का मॉडल, जी कि यदि इसको बंद कर दिया जाए तो 3 महीने की हिस्ट्री अवेलेबल थी। देखिए, मैं मार्च में ढाका गया था, जी उस समय मैं तो डॉक्टर हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, आर्मी में रहा, यूनिफॉर्म में रहा, जी 40 साल बाद दूसरी है। तो मुझे भी ये, हम लोग ये सोचा करते थे, ये बात 10 मार्च की है, बता रहा हूं मैं आपको। जी मैं 10 मार्च को जब ढाका गया तो उस हवाई जहाज में कुल 10 लोग बैठे हुए थे। जी तो पहले मुझे लगा एज ए डॉक्टर, यार क्या मैंने गलती कर दी जाने की जी वहां। और वहां जिस होटल में ठहरा था, वहां एक स्पेनिश लेडी थी, एक इटली का डॉक्टर था, हम लोग सब एक सेमिनार में आए हुए थे। जी पहली बार मुझे पता चला कि ये बहुत सीरियस कंडीशन है। मैं तो उसको एक चाइना की बीमारी ही समझ रहा था कि ठीक है, एक सार्क वायरस भी था पहले। उसने जी कहा नहीं, ये होगा, ये होगा, ये आंधी का वेट करिए। जी तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये 300 केस जिसको आप बोल रहे हैं, ये सोसाइटी में एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम। कई लोग कहते हैं ना कि हम लोग बहुत कम टेस्ट कर रहे हैं। जी देखिए, 130 करोड़ लोगों का यदि हम टेस्ट करने बैठ जाएं, यदि आप 50,000 भी रोज टेस्ट करेंगे तो 20 साल लगेंगे। ठीक तो वो तो नहीं कर सकते। जी बट हमारे पास एक मॉडल, एक साइंटिफिक मॉडल था कि चाइना में क्या हुआ है, इटली में क्या हुआ है। तो पृथ्वी तो एक ही है। जी ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है हमारी, कि हम कहते हैं ये इटली है, ये है। हमारे यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ ये होगा, हमने सोच के रखा हुआ था और उस समय हमने ये निर्णय लिया। तो फिर अभी क्या बदल गया? देखिए, दो स्थितियां बदल गई। एक स्थिति तो ये बदल गई कि हमें ये पता चल गया कि हमारी डेथ रेट बहुत कम है। जी हम उस पर रिसर्च नहीं करना चाहते कि हमारी डेथ रेट क्यों कम है। हमारी टेस्टिंग कम हो सकती है, बट डेथ तो डॉक्यूमेंटेड चीज है जी कि यदि हमारी डेथ कम है, उसका कारण क्या है? क्या वेदर है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या बहुत सही टाइम पे सही लिया गया निर्णय है, या हमने लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली घर में रखा। और बाय एंड लार्ज इंडियंस डिसिप्लिन है। याद रखिए, जैसा राजीव जी बता रहे थे और जोगी जी बता रहे थे कि देखिए वहां लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लोग, खोलिए लॉकडाउन खोल दीजिए। हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। जी हम लोग पढ़े लिखे कौम है। जी हिंदुस्तान पहले से भी, अंग्रेजों ने भी रियलाइज किया कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। हमें समझ में आ गया है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी इसको कहते हैं ना, छूत की बीमारी है, जी हाईली इन्फेक्शियस। जैसे बाकी देखिए, बाकी जुकाम, टीबी हो जाता है, एचआईवी हो गया, तो क्या हुआ, 1 से 2 को हो जाएगा। यहां तो 1 से 300 लोगों को हो जाएगा, 300 से 3000 लोगों को हो जाएगा। हमारी समस्या सिर्फ है यह है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है केसेस की, और जब बहुत ज्यादा केसेस होंगे तो बहुत ज्यादा डेथ भी हो सकती है। अभी क्या बदल गया है कि हमने ये देख लिया है कि कोई कारणों से शायद हमारे यहाँ ट्रांसमिशन कम है, जी तो हम ये लोगों को कंफर्ट पहुंचा सकते हैं। आइडियल निर्णय तो यही होता कि नहीं, हम इसको 2 महीने 3 महीने रखेंगे। एक निर्णय लिया गया जो कि डॉक्टरों से पूछ के लिया गया, और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बैठे, गवर्नमेंट भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, कि अभी जो लोग स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, सिर्फ हम इस मजदूरों की क्यों बात कर रहे हैं? मजदूरों तो है ही बेचारे, चूंकि गरीब हैं। बट याद रखिए, एक आदमी इस देश में ये नहीं कह सकता कि मुझे खाना नहीं मिला। हो सकता है परेशानी हो, ओवर क्राउडिंग हो, डिले हो, बट याद रखिए बहुत से डिपार्टमेंट्स, हेल्थ ही नहीं, बहुत से और डिपार्टमेंट्स ने काम किया है। आपने आपने सवाल उठाया जनरल साहब कि हम मजदूरों की बात क्यों कर रहे हैं, छात्र भी फंसे हुए हैं। अंतर है, सड़क पर आए हुए हैं मजदूर, हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तंत्र की नाकामी बता रहे हैं, हमारी असंवेदनशीलता को बता रहे हैं कि हम उन्हें उनकी जगह तक महफूज तरीके से नहीं रख पाए। कहीं ना कहीं प्रबंधन में, चाहे समाज या सरकार, इस स्तर पर चूका है कि वो जहां थे वहां पर रहने के लिए तैयार नहीं हुए और नंगे पैर ही निकल चुके हैं। आप उन दृश्यों को देखिए, हृदय रो पड़ता है जब वो दृश्य को देखते हैं कि पीठ से चिपके पेट हैं और हाथ में बच्चे हैं, वो महिलाएं चली आ रही हैं, सिर पे अटैची है, पैदल चले आ रहे हैं। सीमा नहीं है कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 2,500 किलोमीटर तक की दूरी तय की है। छत्तीसगढ़ में एक बच्ची है, जोगी जी ने उसका जिक्र किया था, एक बच्ची अपने परिवार के साथ आ रही थी, 100-150 किलोमीटर की दूरी की, अकाल मौत मर गई। इस बात का दुख है, इसलिए यह सवाल है। लेकिन मेरे साथ में मेजर रंजीत भी जुड़ गए हैं, उनके साथ में उनसे सवाल करना मेरा रह गया था। रंजीत साहब की भी मैं राय जरूर जानना चाहता हूं। हमारे तीनों पैनलिस्ट इस विषय पे एक राय है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें हौसला देने के लिए सेना के इस कदम की सराहना ही होनी चाहिए। एक राय है हमारा पैनल। चौथी राय रहने के लिए मैं रंजीत सिन्हा जी के पास एक बार फिर कोशिश करता हूं, वो क्या सोचते हैं, मेजर जनरल रहे हुए हैं, सेना में लंबी सेवाएं उन्होंने दी हैं, उनका नजरिया।
नमस्कार जी, सॉरी बिकॉज ऑफ पोर कनेक्शन, हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया था जी। मैं जनता टीवी और INS को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया। सबसे पहले तो हमने प्रधानमंत्री की जो डायनामिज्म है, उनका विजन था, उनकी दूरदृष्टि थी और उनकी जो सोच थी, इसके ऊपर हमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और साथ में मैं उन डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सैनिटेशन वर्कर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस एंड डिफेंस फोर्सेज, डिलीवरी बॉयज एंड हमारे जितने भी NGO, सोशल वर्कर्स और मीडिया पर्सन है, उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे इन सबके साथ मिलकर के हमारे जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, इनकी सेवा की। और जैसा कि आपने बताया, जनरल रावत ने जो कल के लिए प्लानिंग की है, जी। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कनिवेर में जो जनरल रावत जी ने बात की है, ये बहुत अच्छी बात की है। एक तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये बहुत ही कम कोरोना केसेज है। फ्लाइट पास करेगी, फ्लावर्स डालेंगे, नेवी जो है ना वॉरशिप्स को लाइट करेगी, उनके चॉपर्स फूल बरसाएंगे, आर्मी के जो माउंटेन बैंड डिस्प्ले करेगी कोरोना वायरस के जो हॉस्पिटल से, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना बहुत अच्छी जरूर चीज है। और साथ में पुलिस मेमोरियल्स के ऊपर हम रीट लेइंग करेंगे, ये होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है कि ये अच्छी पहल है। हाँ, अभी तक आर्मड फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ी है और जरूरत पड़ने पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने पहले भी अच्छा कार्य किया है। हमने दूसरे देशों से अपने कोरोना पीड़ित लोगों को निकाला भी है और आगे जरूरत पड़ने पर ये आगे रहेंगे। इसके साथ साथ एक मेरा छोटा सा ये निवेदन होगा कि हम स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को सपोर्ट करें और साथ साथ चीफ डिफेंस स्टाफ को और तीनों चीफ को जो इंडियन ओशन में जो हो रहा है, साइबर वॉरफेयर की तरफ, या इंडोनेशिया में जहाँ सबंग पोर्ट इंडिया को दे रखा है, साउथ चाइना सी में जो हलचल हो रही है, ये कोरोना वायरस का ध्यान डालकर चाइना जो इंडिया का नंबर 1 एनिमी है, ये कुछ भी हरकत कर सकता है। इसने अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, यूरोप की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। इंडिया का नंबर 1 एनिमी है बी इंडियन बाई इंडियन। हमने अमेरिका और क्वाड जो 4 देश हैं, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर के अभी मौका है, इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। जापान वहां से अपनी कंपनी उठाना चाहता है, अमेरिका वहां से निकलना चाहता है और मोदी जी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में ये कार्य हो सकता है। जी, धन्यवाद रंजीत साहब। तो रंजीत साहब थे, वह भी हमारे पैनल के साथ राय रखते हैं कि एक बेहतर फैसला है, सही फैसला है। मैं आखिरी बातचीत के लिए बिंदल साहब के पास में वापस लौटता हूं और बिंदल साहब, आपसे जानना यह चाहता हूं कि हम कल सराहना कर देंगे, लेकिन यह सराहना क्या पर्याप्त है? आपसे मेरा अब सवाल इस बात को लेकर है, आप डॉक्टर्स के संदर्भ में सराहना कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स पर पत्थर पड़ते हुए भी हम इसी देश में देख रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में बदसलूकी होते हुए भी हम देख रहे हैं, हम उन लोगों के साथ जो इस काम में लगे हुए हैं उनको जान गंवाते हुए भी देख रहे हैं। आप तो स्वयं चिकित्सक भी रहे हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर्स के संदर्भ में जो कुछ लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, इसको लेकर भी आप क्या नजरिया रखेंगे? हिमांशु जी, बहुत अच्छा सवाल है, जिसको कहते हैं 100% का सवाल है। वास्तव में समाज हम आप सब लोगों को मिल करके बनता है। समाज को अगर प्रेरणा मिलती है कि ये जो चिकित्सक है ये हमारे लिए जरूरी है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं जी। जब ये सारा जिसको आज की एडवांसमेंट कहते हैं ये नहीं थी, उस समय में जो चिकित्सक है, जो वैद्य है, उसका समाज में एक अलग स्थान होता था जी। पुरोहित का अलग स्थान होता था और जो जेलदार होता था, जिसको थानेदार कहते हैं, उसका अलग स्थान होता था जी। तो वो लोग कुछ भी कहते थे, सोच समझ के कहते थे। आज वो धीरे धीरे करके चिकित्सक जब कमर्शियलाइज हो गया, तो कमर्शियलाइज होने के बाद मनों की भावनाएं वो बदल गई। आज अगर जे हम चिकित्सक, पुलिसकर्मी के प्रति समाज की जो जनरल धारणा है वो अलग प्रकार की है, और आज पुलिसकर्मी किस तरह से सेवा करता हुआ दिखाई देता है,
ऐसी सूरत में वो जो सफाई कर्मी है, जिसको हम कहते हैं वो सबसे नीचे दर्जे का व्यक्ति है, जी हम उसको आज इस सम्मान के माध्यम से समाज में एक स्थान पर ला करके खड़ा कर देने वाले हैं। मैंने बताया था कि हमने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। वो किसान हमको इतना अनाज पैदा करके दे रहा है कि भारत अगले 1 साल का अनाज भारत के पास है। जी हमने जय जवान का नारा लगाया था 1965 के बाद 1970 में हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करने में कामयाबी हासिल की, और उसके बाद हमने जय विज्ञान का नारा लगाया। हम दुनिया के अंदर एटॉमिक पावर बन के खड़े हो गए। हमारे जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, हमारे सेवा कर्मी हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं, वो आज हमारे फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं। परंतु मैं आपसे सहमत हूं, मात्र उनको केवल पुष्प दे करके हम उनको पूरी तरह सम्मानित नहीं कर सकते। हमको आर्थिक रूप से भी उनको और संपन्न और मदद करने की आवश्यकता है, और उनके परिवारों को संभालने की भी आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी कि समाज के अंदर मजदूर उनका अपना स्थान है, जी किसान उसका अपना स्थान है, विद्यार्थी उसका अपना स्थान है, जो दुकानदार है उसका अपना स्थान है। आप कल्पना करके देखिए, कल कुछ दुकानें खुल जाएंगी, पर जो हमारा बार्बर है उसकी दुकान अभी 1 महीने तक नहीं खुलेगी। जी जो होटल हैं, ढाबे हैं, वो अगले 6 महीने तक शायद नहीं खुलेंगे। जी हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, अगले 1 साल तक टूरिस्ट नहीं आएगा। सबकी अपनी अपनी प्रकार की समस्या है। तो उस सूरत में बहुत बड़े कष्ट के दौर में से भारत गुजर रहा है, और आने वाला जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और जो हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं, उनके लिए कोई कंटिजेंसी प्लान बना करके उनको और छोटा मोटा रोजगार खड़ा करने की बहुत सारी समस्याएं हैं। पर पहली बात है, हम कोविड से निपट लें। हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं, और आने वाले समय में और अधिक कामयाबी हमको मिले, ये आज की आवश्यकता है। जी धन्यवाद, और आप बहुत बहुत धन्यवाद राजीव बिंदल साहब। मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन इस चर्चा का आखिरी निष्कर्ष कुल मिला के यह है कि वर्तमान में जिन परिस्थितियों से हमारे कोरोना वॉरियर्स योद्धा जूझ रहे हैं, उनका हौसला बनाए रखने के लिए सेना का यह फैसला सराहनीय है। एक राय होकर इस पैनलिस्ट की यह राय निकली है। जो पैनल की राय है उसके संदर्भ में सम्मान किया जाना चाहिए, और उम्मीद है कि कल सेना एक नया इतिहास रचेगी, जब सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसका यह कदम हर स्तर पर सराहा जाएगा। समय है अब आज के शेर का। मौजूदा दौर में जो चुनौतियां उसको पर केंद्रित हमारा आज का यह शेर है कि हमारा शेर यह कहता है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। राहत इंदौरी ने जो ये शेर लिखा था, वो मौजूदा हालात में हमें अपने आप पे भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें किसी ईश्वर के भरोसे या भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ के भरोसे ही रास्ता बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सदा प्रणाम।